नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला में सबसे पहले ध्वनि, आप देखिए कि ध्वनि क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अ आ इ ई आदि जब मनुष्य की वागिंद्रिय यानी जिह्वा जीभ द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक। अब वर्ण देखिए, वर्ण क्या चीज़ होता है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। कई बार इसको पूछा गया एग्जाम में कि वर्ण किसे कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला क्या चीज़ होती है, इसको डिक्टो डिक्टो पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो होती है आपकी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। ये पूछा गया है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ठीक है। अब देखिए, ये है आपका कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एक तो आपका स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर और दूसरा व्यंजन होता है, ये उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। अब स्वर क्या चीज़ होता है, तो देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब देखिए, अभी हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। स्वर का वर्गीकरण यहाँ पे है आपका। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो मूल स्वर हैं या हरफ, उनकी संख्या कितनी है या फिर वो कौन कौन से हैं। तो आप जानिए कि जो मूल स्वर या फिर हरफ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, अ ई उ और री। ये जो हैं ये मूल स्वर हैं या फिर हरफ स्वर हैं। अब देखिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है, यानी कि जो हरफ स्वर होते हैं या फिर मूल स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी दूसरे मतलब स्वरों से नहीं है। कह रहे हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है, मूल स्वर कहलाते हैं। देखिए, ये एक मात्रिक कहलाते हैं, ये एक मात्रिक हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसको। कहने का मतलब था कि जब वो मूल स्वर था तो मूल स्वर में आपका द्विमात्रिक तो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या था, एक मात्रिक था। अब देखिए, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर यानी आ ई उ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आ ई और उ ये दीर्घ स्वर हैं। जब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि किसी मूल या हरफ को उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, किसी मूल या हरफ को उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, देखिए, आ ई और उ। ठीक है, आ ई और उ ये तीन हैं दीर्घ स्वर। अब ये बनते किसके किसे किसे हैं, जैसे और अ मिलाने पे आ बनता है, और जो ई है वो ई और ई मिलकर के ई बनती है बड़ी ई। और देखिए, उ और उ मिलकर के उ बनता है यानी बड़ा हूँ। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, आपको तो छांटना होगा। तो पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ ई और उ ये दीर्घ स्वर हैं आपके। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये है आपका संयुक्त स्वर। देखिए, संयुक्त स्वर आपके जो हैं ए ओ और औ, ये संयुक्त स्वर हैं। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4। जिस प्रकार से यहाँ पे संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है ना, वैसे ही संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। तो आगे मिलेगा अभी संयुक्त व्यंजन भी। तो इसको पहले आप लोग जानिए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं क्या, क्योंकि यहाँ से ना डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन बनता है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए ओ और औ ये 4 संयुक्त स्वर हैं। ये बनते किसे किसे हैं, अ और ई मिलकर के ए बनता है, अ और ए मिलकर के ऐ बनता है। ठीक, अ और उ मिलकर के ओ बनता है, और अ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे कि व्यंजन क्या चीज़ होता है। देखिए, ये है आपका व्यंजन। देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं।
स्वर तो स्वतंत्र थे, लेकिन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 33 व्यंजन हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। अब देखिए ये आपका, ये तो आपका स्वर हो गया कि स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ और औ। ये आपके 11 जो है स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है 11। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें जो अंग और अ है ना, उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। आप लोग कभी कभी 13 कर देते होंगे, लेकिन उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता। आगे मिलेगा उसको बताएंगे वो क्या है। अब देखिए ये है आपका व्यंजन। व्यंजन में देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। आपसे पूछेंगे कि इनमें से कोई दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से अपस्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपस्पर्श व्यंजन है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, क वर्ग से और प वर्ग तक। ये जो क वर्ग है ना, क वर्ग से और प वर्ग तक, यानी कि 25 जो हैं ये अपस्पर्श व्यंजन है। तो इनमें से आपको पूछते हैं, जब हम लोग मतलब आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब उसमें मिलेगा यहाँ से, इसमें से दे देंगे कोई और कहेंगे कि इसमें से अपस्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो इसको आप लोग रट लीजिए क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। ये है आपका कंठ। तो कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिए कंठ के अंतर्गत आपका क वर्ग जो है ना, ये कंठ के अंतर्गत आता है। और तालु में कौन कौन आता है, तो जो च वाला वर्ग है, च छ ज झ य, ये आपका तालु है। और जो मूर्धा है, ये जो ट वर्ग है ना, ट वर्ग, ये ट वर्ग को मूर्धा कहा जाता है। देखिए ट ठ ड ढ अड़, ये मूर्धा वाला है। देखिए त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये दंत दंत है ना। तो इसमें त थ द ध न, त थ द ध न, ये दंत कहलाते हैं, त थ द ध न। अब देखिए ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, प फ ब भ और म, ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब ये होता कैसे है, जैसे ना अभी हम लोग आगे मिलेगा समझा जाएगा। ओष्ठ में क्या होता है कि आप बिना ओठ की सहायता से, मतलब अगर आप बोलेंगे ना तो आपका दोनों ओठ आपस में टच होगा ही। ऐसे ही जो कंठ होता है, अगर जैसे आप बोल के देखिए क ख ग, तो ये आपके कंठ से आवाज आती है, मतलब निकलता है ये सब कंठ से, है ना। तो इसलिए कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। ऐसे ये तालु है, इसका भी है। मूर्धा वाला है, मूर्धा वाले में आप बोलेंगे ना तो आपका जीभ जैसे आप बोलेंगे तो आप देखेंगे मुड़ेगी, मतलब बिना इसकी सहायता से आप नहीं बोल पाएंगे। इसी तरीके से इसका आगे अभी हम लोग डिफिनीशन इसका देखा जाएगा कि क्या है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन खूब बनता है कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, तालु के अंतर्गत कौन कौन आता है, मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन आता है, और दंत के अंतर्गत और ओष्ठ के अंतर्गत। और इसमें ये जान लीजिए कि अपस्पर्श जो है, अपस्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है 25 है। कहाँ से कहाँ तक है, क वर्ग से लगा करके प वर्ग तक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है 4। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, आप ये एक तो कोई दे देंगे, मान लीजिए ल दे दिए और कहेंगे कि इनमें से और अलग अलग दे दिए, कहेंगे कि इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। या फिर व दे दिए और बाकी सब अलग अलग दे दिए, तो कहेंगे कि इनमें से पहचानिए कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल और व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जैसे बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ और ह। देखिए इसको वैसे भी पढ़ा जाता है, फ ख फ ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन आप आपसे तो एग्जाम में ऐसे पूछेंगे ना, बस इतना जानिए कि हाँ ये बड़ा फ, मूर्धन्य फ, छोटा फ और ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि आपको पहचानने के लिए देंगे वो कि इनमें से बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ज़्यादातर ये तीनों तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ह जो है इसको लोग लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ह भी ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है ना, कि जिसको आप बोलते हैं तो मुख से थोड़ा गर्मी ज़्यादा निकलती है ना, तो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसको लेकिन अब डिफिनेशन आपको नहीं, रट लीजिए। आपको देखिए ऊष्म व्यंजन मतलब इन तीनों को आप जब बोलते होंगे तो आपको दिक्कत होती हुई होगी। तो ऐसे मतलब याद कर लिए कि हाँ ये तीनों जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं, कुछ ना कुछ अपना तरीका, क्योंकि भूल जाता है। तो ये याद रख लीजिए कि तीनों फ जो हैं इनको बोलने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कहाँ कौन सा फ रहेगा, है ना। तो ये ऊष्म व्यंजन है, यानी तीनों फ और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ खूब क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन, अभी संयुक्त स्वर मिला था ना पहले, तो संयुक्त स्वर, अब यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन मिला आपको। तो कौन कौन से हैं, छ त्र ज्ञ और फ्र, है ना। छ त्र ज्ञ और फ्र, ये संयुक्त व्यंजन है।
अब किस से मिल करके बने हैं, देखिए क और फ मिल करके, या ख आप पढ़ते हैं तो क या फ या ख मिल करके ये बनता है आपका छ, है ना, छतरी वाला छ। अब देखिए ये आपका त और र, यानी आधा त और र मिलकर बनता है त्र। यहाँ से आधा ज और य मिलकर बनता है ज्ञ, ठीक है। आधा फ और र मिलकर बनता है फ्र। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, तो इसलिए इन चारों को याद रखिएगा कि ये संयुक्त व्यंजन है, किस किस से मिल करके बने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपका द्विगुण व्यंजन क्या चीज़ होता है। तो ये है आपका द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, देखिए ड और ढ ये जो दोनों है ना, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं या फिर उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना हम करा रहे हैं। तो ये हैं आपके द्विगुण व्यंजन ड और ढ, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। इस पे आप लोगों को ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे। तो ये है आपका अनुस्वार, ये अनुस्वार है, और ये है विसर्ग। तो विसर्ग तो हर कोई जानता है, लेकिन अनुस्वार में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ये है आपका अनुस्वार। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका कि करें नोट आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग न स्वर हैं और न व्यंजन हैं। यानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो अनुस्वार हैं और जो विसर्ग हैं वो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। तो फिर ये हैं क्या, इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अयोगवाह किसे कहा जाता है। अब देखिए अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अयोगवाह क्या होता है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलता होगा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ये है आपका अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है, और प्लस अंतःस्थ व्यंजन यानी यर लव, यर लव जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, पीछे मिल भी चुके हैं। तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, हम तो ऐसे करके याद करेंगे, अल्प आ रहा है ना, अल्प प मतलब पहला, पहला से आपको शुरू करना है, अल्प यानी पहला। तो जब पहला आपको याद आ जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि पहला के बाद फिर तीसरा आएगा, पांचवा आएगा। यानी आप बोल के देखिए अल्प प मतलब पहला, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और यर लव, तो यर लव आप देखिए ना, आपको लग ही रहा होगा कि ये यर लव ये अल्प प्राण में आएगा, है ना, अंतःस्थ व्यंजन जो है ये अल्प प्राण में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे क ये पहला हो गया, फिर उसके बाद ग तीसरा नंबर पे है, ये अंग जो है पांचवें नंबर पे है। ऐसे ही इसमें देखेंगे आप तो च के बाद फिर छ आता है, तो होगा नहीं, क्योंकि पहला के बाद तीसरा आएगा, तो तीसरा पे क्या आएगा ज, तो च फिर ज फिर य, ऐसे ही इसमें आएगा। ट के बाद फिर ठ नहीं होगा, ड फिर ड़। तो ऐसे ही पहला, तीसरा और जो पांचवा है और प्लस अंतःस्थ व्यंजन यानी यर लव, ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि महाप्राण क्या होते हैं। ये है आपका महाप्राण। तो महाप्राण क्या होते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन कौन सा, अभी पीछे मिल चुका है ना उष्म व्यंजन, यानी फ, ख, फ और ह। ये जो तीनों फ है और ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से खूब पूछा जाता है, दे देंगे और कह देंगे कि इसमें से उष्म व्यंजन कौन सा है पहचानिए। तो आपको पता होना चाहिए कि उष्म व्यंजन कौन से हैं। इसमें से ह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह लोगों को अक्सर करके भूल जाता है, तो इसलिए ह को आप लोग विशेष करके याद रखिएगा कि ह जो है ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें देखिए दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन आएगा, जैसे ख हो गया आपका, घ हो गया, तो दूसरा चौथा, ऐसे ही छ फिर झ, ऐसे ही आपका दूसरा और चौथा जो होता है वर्ग का ये आपका महाप्राण में आता है। अब देखिए उसके बाद ये आपका हो जाएगा फ, ख, फ और ह, ये आपका महाप्राण हो गया। अब इसको हम लोग अभी फिर आगे समझा जाएगा। तो देखिए ये आपका दूसरा चौथा प्लस उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन ये महाप्राण में आते हैं। अब देखिए
इसका रीज़न क्या है, जैसे इसका रीज़न है ना कि जब आप बोलेंगे तो मुख से जो है हवा थोड़ा ज़्यादा निकलती, गर्मी ज़्यादा निकलती, इस तरीके का अभी डिफिनेशन आगे मिलेगा कि कब अल्प प्राण होता है, कब महाप्राण होता है, अभी हम लोग आगे इसको फिर समझा जाएगा। ये आपका जैसे घोफ और फघोफ क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये आपका घोफ और फघोफ, घोफ या फघोफ एक ही चीज़ है। तो ये होते क्या है घोफ या फघोफ, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस सारे स्वर वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन और प्लस ह, ये इतने मिलाकर के घोष कहलाते हैं। घोष या फिर फघोष एक ही चीज़ है। तो ये याद कैसे होगा, मेन चीज़ ये है कि ये याद कैसे होगा। देखिए इसका याद करने का तरीका कि मान लिया कुछ लड़के दौड़ रहे थे, उसमें जो दौड़ रही थी, दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें जो तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर पर लड़के आए उनको मतलब विजयी घोषित कर दिया गया कि मतलब ये विजयी हो गए, और जो पहला दूसरे नंबर पे आए उनको अघोषित कर दिया गया कि मतलब ये अघोषित हो गए हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे तो फिर कोई भी मतलब विरोध करेगा कि तो बेईमानी है कि मतलब जो पहला दूसरा आए उन्हें आप अघोषित कर दिए और जो तीसरा, चौथा, पांचवा पे आए उनको आप घोषित कर दिए। तो ऐसे करके आप याद कर लिए कुछ ना कुछ करके, ताकि मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ जो तीसरा, चौथा, पांचवा पे आए थे उनको मतलब विजयी घोषित कर दिया गया था, इन्हें घोषित कर दिया गया था तो घोष वर्ण हो गए, और जो पहला दूसरा आए थे उन्हें अघोषित कर दिया गया था तो वो अघोष वर्ण हो गए। तो ऐसे करके याद कर लिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ अघोष होगा, कहाँ पे मतलब घोष वर्ण होगा। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। अब इसको आप लोग एक बार यहाँ से देख लीजिए कि घोष क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सारे स्वर वर्ण प्लस यरलव और प्लस ह, ये आपके घोष या फिर फघोष कहलाते हैं। अब अघोष हम लोग देखते हैं, ये है आपके अघोष। तो अघोष क्या होता है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस फ, ख, फ यानी तीनों फ जो हैं ये करें कि अघोष होते हैं। अब हम अभी बताएं ना आप लोगों को कि जो पहला और दूसरा पे आए थे उन्हें अघोषित कर दिया गया था कि ये अघोषित है, मतलब ये सफल नहीं हुई, यानी कि एक तरफ बेईमानी हो गई जो दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, है ना। तो ऐसे करके आप बना लिए दिमाग में, यानी पहला और दूसरा आपका अघोष होगा, और जो ये तीनों फ हैं, आप तीनों फ जब इन बोलते होंगे ना तो आपको बोलने में भी इनमें मतलब काफ़ी समस्या होती होगी। तो ऐसे लोग करते हैं कि इनको मतलब अघोषित कर दिया गया कि मतलब कब ये वाला फ लगेगा, कब यहाँ ये फ होगा, कब ये फ होगा, लोग इसको लेकर कन्फ्यूज होते हैं, तो इनको अघोषित कर दिया गया। ऐसा करके माइंड में बना लीजिए ताकि ये तीनों फ आपको पता हो कि ये तीनों फ भी जो है ये अघोष में आता है। तो अघोष क्या होता है, अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है, अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है, यानी पहला, दूसरा और प्लस तीनों फ ये अघोष में आते हैं आपके। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आपका संयुक्त व्यंजन क्या होता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है अभी पीछे तो इसमें मिल भी चुका है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको विशेष करके याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। देखिए ये है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना वो स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये मूलतः व्यंजन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये मूल रूप से व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि मिल करके बनते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और फ्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इनमें से एक दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है पहचानिए। तो आप जानते रहिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और फ्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ये है आपके अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं, अब यहाँ से देखिए ये आपके अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर य और व, य और व जो हैं इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो ये जो य और व है ना ये अर्धस्वर कहलाते हैं, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कोई एक दे देंगे, मान लीजिए व दे दिए और कहेंगे कि अर्धस्वर, और बाकी अलग अलग दे दिए ऑप्शन, और मान लीजिए छ ये दे दिए और एक ठो व दे दिए और कहेंगे कि इनमें से बताइए अर्धस्वर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि य और व जो हैं ये अर्धस्वर हैं।
अब देखिए संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, तीनों फ को बोलने में भी आपको खूब संघर्ष करना पड़ता है ना, कब ये फ होगा, कब ये होगा, कब ये होगा। तो इनको ऐसे करके याद कर लिए कि ये इनको बोलने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये संघर्षी व्यंजन है। इसका रीजन भी अभी हम लोग देखेंगे। संघर्षी व्यंजन इनको बोलने में आपको थोड़ा उपमा ज़्यादा निकलेगी, तो ये मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके मतलब बना लिए कि ये संघर्षी व्यंजन है। अभी परिभाषा में हम लोग देखेंगे, उपमा ज़्यादा निकलती इनको बोलने पर। अब देखिए अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है। देखिए अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, जैसे च, छ, ज और झ, है ना, ये अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, च, छ, ज और झ। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इसलिए अपस्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं यहाँ से याद कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। ये है आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ल जो है ना, ये पार्श्विक व्यंजन है। कैसे याद होगा, देखिए कोई किसी को सामान दे रहा है तो लोग नहीं कहते हैं कि ये सामान लो, मतलब ल, है ना, ल, तो सामने वाला कहता है कि और पास आकर के दीजिए, है ना। तो मतलब पास से बनने का पार्श्विक, और ल मतलब लो सामान देते हैं तो कहते हैं ना कि लो या फिर ल ना। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए कि ये पार्श्विक व्यंजन ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। और देखिए ये जो है प्रकम्पित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन क्या होता है। तो देखिए जो प्रकम्पित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन है ये र होता है। यहाँ पे क्वेश्चन डिक्टो मिलता है, ऐसे पूछ देंगे कि ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि र जो है ये लुंठित व्यंजन है। याद कैसे होगा, तो देखिए लुंठित मतलब र से बन जाएगा रस्सी, और रस्सी कैसे बनाई जाती है, आपस में लुड़ेर करके, है ना। लुड़ेरना मतलब लुंठित दो पूर करके बनाया जाता है ना, तो यानी कि लुंठित हो जाएगा। लुंठित व्यंजन कौन, र मतलब रस्सी करके रिलेट कर लीजिए, तो रस्सी आपस में लुड़ेर कर बनाई जाती है मतलब करने का, तो लुंठित हो जाएगा, है ना, र। देखिए इस ध्वनि के उच्चारण में कंपन होता है, यानी जो लुंठित व्यंजन है ना, इनके उच्चारण में कंपन होता है, र। आप बोलेंगे इसे तो कंपन होगा, र, है ना। तो इस तरीके से ये लुंठित व्यंजन या फिर प्रकम्पित व्यंजन इसे कहा जाता है, र को। अब हम लोग देखते हैं आगे कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। तो ये आपका य, ड़, न और म, ये आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं, यानी अंग, य, ड़, न और म, ये आपके पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है पहचानिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कह रहे हैं कि अनुनासिक वर्ण जो हैं, देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, इन्हीं को ही अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, है ना। जो अनुनासिक वर्ण हैं वही पंचमाक्षर कहलाते हैं, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, यानी आप बोल के देखेंगे न, म, तो इसमें हवा जो है ये नाक से निकलती है, इसलिए ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन्हीं को अनुनासिक भी कहा जाता है, यानी अनुनासिक वर्ण। अब देखिए आगत वर्ण क्या होता है। यह आपका आगत वर्ण क्या होते हैं, ज और फ जो है ना, ये आगत वर्ण कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक दे दिया जाए, कहा जाएगा कि इनमें से मतलब आगत वर्ण कौन सा है पहचानिए। तो ज और फ जो है ये आगत वर्ण कहलाते हैं। देखिए अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के करें कि शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे जोर, जरा, रफू। तो इसमें आप देख रहे हैं ना ज ये जो है ये आपके आगत वर्ण हैं। तो आपका आगत वर्ण क्या होता है समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका कि वर्णों का उच्चारण करें कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के 6 भाग हैं। अगर आपसे कभी पूछ लीजिए कि मुंह के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कंठ होता है, कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। तो ये 6 भाग हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तालु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मेन वो पॉइंट है। देखिए ये है आपका कहना है कि हिंदी के सभी वर्ण
इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंठ वाला, कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, यानी जब आप कंठ जो होगा ना, कंठ वर्ग के अंतर्गत जो जो आएंगे, जैसे क ख ग, ऐसे जब आप बोलेंगे तो उनको बोलने के दौरान आपको कंठ का प्रयोग होगा और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो कंठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग हो गया आपका, अ हो गया, आ हो गया, है ना, प्लस विसर्ग जितने हैं वो हो गए, प्लस ह हो गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपका कि क वर्ग प्लस अ आ प्लस विसर्ग प्लस ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क वर्ग के अंतर्गत मतलब कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है। अब देखते हैं हम लोग कि जो तालव्य है यानी तालु के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो ये है आपका तालव्य। देखिए, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण है ना, वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे च वर्ग हो गया आपका, च वर्ग, और उसके बाद ई हो गया, य और फ, ये जो हैं ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद होगा। देखिए, ये है ना तालव्य, तालव्य मतलब तालु, है ना, तो तालु से कर लीजिए आप चालू। तो जो च वर्ग है, तालु यानी चालू, तो जब भी आपको तालु देखने को मिले यानी चालू, चालू मतलब च से शुरुआत करनी है आपको, यानी कि च वर्ग जो है ना, च वर्ग ये आपका किसमें आता है, तालु में आता है, यानी च वर्ग आपका तालु में आएगा। उसके बाद ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ई, ठीक है, और य और फ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, खूब खूब पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग विशेष करके याद रखिएगा कि कौन सा तालु मतलब चालू। जहाँ भी आपको तालु मिले तालु मतलब चालू तुरंत कर लिए, यानी च वर्ग, च वर्ग जो है आपका किस में आ जाएगा, तालु में आएगा। ई जो है वो किस में आएगा, ये भी उसी में आएगा, है ना, ई प्लस य और फ। अब ये हो जाएगा आपका तालव्य वाला। अब देखते हैं हम लोग कि मूर्धन्य जो है यानी मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखिए, ये है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं ये मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे ट वर्ग आपका, ट वर्ग पूरा पूरा है ना, और प्लस री प्लस र और मूर्धन्य फ, है ना, ये जो है इतना ये मूर्धन्य कहलाते हैं, यानी मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, ट वर्ग आपका, री और र और मूर्धन्य फ, ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप बोलेंगे ना ट, तो आपका जीभ इसमें मुड़ती है, मतलब है ना, तो ट ठ ड ऐसे बोलेंगे, तो यानी पूरा ट वर्ग जो है ये आपका मूर्धन्य में आएगा। उसके बाद री र और फ, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ये है आपका दंत्य, कि दंत के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। जैसे दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, कौन, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो दंत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, त वर्ग आपका पूरा, ल और फ। अब ये याद कैसे होगा, देखिए दंत्य, तो देखिए इसमें आ रहा है ना आधा त, कुछ इस तरीके से रिलेट कर लिए कि यानी त थ द, तो इसमें देखिए द भी आपको मिल रहा है, त भी मिल रहा है, तो त वर्ग जो है ना, त वर्ग वाला यानी दंत्य, बीच में त आ रहा है, ऐसे करके कैसे भी करके रिलेट कर लिए कि यानी कि जो त वर्ग है आपका ये दंत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे परिभाषा तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ता है क्योंकि परिभाषा जल्दी नहीं याद रहेगी, आप उसे समझ पाएंगे, तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि याद रहे, भूले ना। तो जो त वर्ग है आपका ये दंत के अंतर्गत आएगा, यानी त वर्ग और प्लस ल और फ। अब ल और फ कैसे याद होगा, तो ल और फ, ल और फ कर लिए लफ लफ, मतलब कोई चीज़ कोई खाता है तो दांत में जब फंस जाता है ना, तो लफ लफ करता है, मतलब कुछ इस तरीके से ल फ करके रिलेट कर लिए कि ल और फ जो है, ल और फ जो है ये दंत के अंतर्गत आएगा। आपको याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद हो जाए, है ना, ल और फ दंत के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। हम तरीका इसलिए ट्रिक बता रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें पता है कि ये कन्फ्यूजन होता है, भूल जाता है, तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे करके आप रिलेट करिए ताकि याद हो जाए। अब देखिए ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, है ना, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब ये हैं कौन कौन, देखिए
एक तो है आपका प वर्ग पूरा पूरा, प वर्ग और प्लस उ उ उ है ना। तो ये जो हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? एक तो आपका प वर्ग हो गया प्लस उ यानी छोटा हूँ और बड़ा हूँ, तो ये जो हैं आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है सबको, कुछ ना कुछ तरीका जानिए। जैसे प आप बोल के देखिए ना, प फ ब, बिना ओठ की सहायता से बोल ही नहीं पाएंगे। ओठ जब तक दोनों आपस में टच नहीं होगा, प फ ब भ म, तो इसलिए इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए कि हाँ क्या है, आप बोल के भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये प वर्ग और प्लस उ, आप इसको भी बोलेंगे तो आपका ओठ का प्रयोग होगा उ है ना। तो ये उ जो है ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हम लोग कि कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो ये है आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में क्या क्या आएगा? कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। क्या होता है? कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए और ऐ, ये जो है ना कंठ तालव्य हैं। इसको अगर आप तोड़ेंगे ना, जैसे ए है तो ए को आप करेंगे अ और ई मिलकर के ए बनेगा, तो अ आपका कंठ से होता है और ई जो है वो तालु में आता है, तो अ और ई मिलकर के आपका ए बन जाएगा। तो ये कंठ और तालु मतलब कंठ तालव्य बन जाएगा। ऐसे इसका रूल है ना। अब देखिए कंठोष्ठ में क्या होता है? कंठ और ओष्ठ, तो इसमें क्या होगा आपका? कंठ द्वारा करें कि कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श बोले जाने वाले वर्ण है ना। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श बोले जाने वाले वर्ण जैसे ओ औ। तो अब आप जानिए कि जैसे ओ और औ ये मिल करके बनता है किसे किसे? तो इसमें अ और उ मिलकर के ओ बनता है आपका, अ और ओ मिलकर के औ बनता है ना। तो अ और उ मिलकर के जब ओ बन रहा है तो अ आपका कंठ से बोला जाता है, और जो उ है उसमें ओष्ठ का प्रयोग होता है। अभी ऊपर तो मिला ही था ना उ और उ, ये ओष्ठ में आता है, ओष्ठ के अंतर्गत। तो जब दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ बन जाएगा। तो कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन आएगा? ओ और औ ये आपका कंठोष्ठ के अंतर्गत आएगा, है ना। इसको रटना नहीं, समझना है, क्योंकि ये किसे किसे मिल के बन रहा है। तो अ और उ से मिल के बन रहा है ना, और अ का मतलब कि कंठ के अंतर्गत आता है, और जो उ है ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये कंठोष्ठ बन जा रहा है। अब देखिए ये है आपका दंथोष्ठ। तो दंथोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है इसको आप लोग समझ लीजिए। दांत और जीभ करें दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण क्या होता है? दंतोष्ठ। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण वह जो है ये दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। यानी एक ही है वह, इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है। वह दंतोष्ठ के अंतर्गत कौन आता है? तो वह इसको खूब पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि दंतोष्ठ जहाँ भी मिलेगा वह जो है ये दंतोष्ठ है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर उच्चारण करें कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है इनको, तो देखिए अग्रस्वर कौन कौन से हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा कि ई ए और ए, तो मान लीजिए इनमें से कोई एक दे देंगे, बाकी अलग ऑप्शन दे देंगे, कर देंगे कि इनमें से अग्रस्वर कौन सा है पहचानिए। तो इसलिए आप जानते रहिए कि अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जैसे है आपका कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई ए और ए, इसको याद करने का एक तरीका और भी है। देखिए ई जब लिखा गया ना तो ये आगे की तरफ इसका मुड़ा हुआ है, ई आगे की तरफ ऐसे मुड़ रहा है ना, फिर ई, तो इसमें भी देखिए ये चीज़ आगे की तरफ ऐसे मुड़ रही है, ए ई है ना। ए जब आप लिखेंगे तब भी इसमें आगे की तरफ ऐसे मुड़ रहा है, ए आई जब आप लिखेंगे तब भी ये चीज़ आगे की तरफ ऐसे मुड़ रही है। तो यानी कि ई लिख रहे हैं तब भी आगे मुड़ रहा है ना, ए लिख रहे हैं तब भी आगे मुड़ रहा है। तो ऐसे करके याद कर लीजिए कि ई ए और ऐ ये जो है अग्रस्वर कहलाते हैं। अब उसके बाद मध्य स्वर कौन सा है? ये है आपका मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ये कौन सा है? है ना, अ जो है ये मध्य स्वर है।
यहाँ पे क्वेश्चन डिक्टो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है, पहचानिए, है ना। तो अ जो है ये मध्य स्वर है। अब देखिए ये है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है, कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है ना। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, और आ, है ना, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं, ये आपके पश्च स्वर हैं। तो आपको पहचानना रहेगा कि पश्च स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, उ, ओ और आ, ये आपके पश्च स्वर हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि पश्च स्वर क्या होते हैं। ये है आपका कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण करें कि इसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि मान स्वर 8 हैं। देखिए अग्र संवृत्त, अग्र संवृत्त कौन सा है, बड़ी आपकी जो है ये अग्र संवृत्त है। अग्र अर्ध संवृत्त कौन सा है, अग्र अर्ध संवृत्त जो है ए, है ना। उसके बाद अग्र अर्ध विवृत्त कौन सा है, ए, है ना। ए मतलब हो जाएगा अग्र विवृत्त कौन सा है, और पश्च विवृत्त कौन सा है, आ। अब ये कहाँ से आया है ना, इसको अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे ये आपका है ना विवृत्त वाला, विवृत्त आपका आ हो गया। अर्ध विवृत्त में जब वो ले रहे थे तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि मतलब अग्र अर्ध विवृत्त इस तरीके से। तो जैसे इसका लास्ट वाला वो ले रहे थे कि जैसे आ, इसको ले लिए, तो इसके वाला ना अर्ध समृद्ध जब वो ले रहे थे मतलब अग्र अर्ध समृद्ध, तो उसमें एक तो इसको आप ले लिए जैसे लास्ट वाला, तो यहीं से वो पूरा मतलब ले रहे थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये वाला मेन चीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए विवृत्त कौन सा है आपका, विवृत्त है आपका आ, है ना। विवृत्त के अंतर्गत कौन आता है, आ। अर्ध विवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से हैं, अ, ऐ, औ और आ, है ना। ये आपका अर्ध विवृत्त आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अर्ध विवृत्त के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो अ, ऐ, है ना, औ और आ, ये जो है अर्ध विवृत्त हैं। और अर्ध समृद्ध कौन कौन से हैं, ए और ओ, है ना। ये आपका अर्ध समृद्ध हैं। और समृद्ध कौन कौन से हैं, ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये आपका समृद्ध है। अब रीजन क्या है, तो रीजन है विवृत्त में कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ, आप बोल के देखिए ना, आ, तो आपका मुख द्वार पूरा खुलता है, इसलिए विवृत्त है ना। अब देखिए अर्ध विवृत्त में क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ओ, ए, औ, आ, तो इसमें मुख द्वार पूरा नहीं खुलता है, आधा खुलता है, इसलिए ये अर्ध विवृत्त हैं। और अर्ध समृद्ध क्या है, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, तो इसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसलिए ये जो है आपके अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। और जो समृद्ध है आपका, समृद्ध में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, आप बोलिए तो इसमें मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, तो इसलिए ये समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोग इसको भी देखा जाएगा एक बार और, पूरा एलिफेंट वाला भी। तो ये जो था ये वहीं से लिया गया था, तो आप लोग उसी को याद करिएगा, मतलब यहाँ से जल्दी नहीं क्वेश्चन बनता है। वो वाला जो एलिफेंट का हम दिखाए हैं वही वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक बार देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं आप कि पश्च अर्ध विवृत्त में आपका आ जाएगा, पश्च अर्ध समृद्ध में ओ आ जाएगा, और पश्च समृद्ध में ऊ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, करें कि संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। देखिए हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। जैसे संयुक्त ध्वनियाँ, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए एक बार आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। संयुक्त ध्वनियाँ करें कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी ये बता रहे हैं संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। करें कि शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती हैं, ठीक है, मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम। फिर कह रहे हैं कि उदाहरण जैसे प्रारब्ध, प्रवाद, प्राण, ऐसे करके आपका ये उदाहरण दिए हुए हैं। बाकी ये है आपका कि संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो कह रहे हैं कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे फंबल, तो कह रहे हैं कि यहाँ फ और ब
फ और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि जो है ये संयुक्त हुई है, तो ये आपका संपृक्त ध्वनि कहलाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ क्या होती हैं? देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी दो की संख्या हो जाए, ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी दो की संख्या हो जाए तब वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे करें कि दिक्कत है ना, तो यहाँ पे डबल हो जा रहा है ना, दिक्कत, अछूड़, अछूड़ है ना, प्रफुल्ल, ठीक है, प्रसन्नता, दिल्ली, तो ये आपकी द्वित्व ध्वनि है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि द्वित्व क्या होता है, तो इसमें एक ठो आधा हो जाएगा और एक ठो जैसे पूरा, तो जैसे दिल्ली हो गया, प्रसन्नता, आधा न, फिर न, तो ये आपकी द्वित्व ध्वनियाँ कहलाती हैं, है ना, युग्मक ध्वनियाँ या फिर द्वित्व। अब ये है आपका, करें कि अक्षर के दो प्रकार हैं। अक्षर के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? देखिए, एक तो आपका होता है बद्धाक्षर और दूसरा होता है मुक्ताक्षर। कौन कौन सा? एक तो बद्धाक्षर होता है और दूसरा मुक्ताक्षर होता है। अब बद्धाक्षर क्या होता है? बद्धाक्षर होता है, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। जो बद्धाक्षर होता है ना, उसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। जैसे आप, एक, नाम, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अंतिम ध्वनि जो है ये आपकी व्यंजन है। एक, तो जो अंतिम वाली ध्वनि है ना ये व्यंजन है। नाम अंतिम ध्वनि व्यंजन है, तो ये आपका बद्धाक्षर होती है। और जो मुक्ताक्षर होता है, इसमें क्या होता है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जो मुक्ताक्षर होता है ना उसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जैसे जो, खा, गा, रे, तो इसको आप बोल सकते हैं जो, तो लास्ट में ओ आ रहा है ना, जो, खा, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो अंतिम ध्वनि है वो स्वर होती है किसमें? मुक्ताक्षर में। तो ये आपका मुक्ताक्षर हो गया। अब हम लोग लुसेंट से एक बार समझ लेते हैं, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुसेंट में भी उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं ना। देखिए, वर्णमाला कह रहे हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। अब देखिए, ये आपका कि आपको दिखाया है कि इधर आपका संयुक्त व्यंजन पूरा। देखिए, यहाँ भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी है लेकिन ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि हम लोग पीछे तो सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें क्या है आपका क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ना, इसको हम आप लोग समझा चुके हैं ना। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग विशेष करके याद रखिएगा कि ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। अब देखिए, ये आपका हो गया प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। अब देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड और ढ ये द्विगुण व्यंजन है, पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन ड और ढ। अब देखिए ये है आपका अंतःस्थ व्यंजन, यर लव हम लोग पीछे कर ही चुके हैं, यर लव अंतःस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, तीनों फ और जो ह है ये उष्म व्यंजन होते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपका संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और फ्र, हम लोग इसको भी कर चुके हैं। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ये किससे किससे मिल के बने हैं, तो आधा क और फ मिलकर के बना है छ, फिर आधा त और र मिलकर के बना है त्र, आधा ज और य मिलकर के बना है ज्ञ, और आधा फ और र मिलकर के बना है फ्र। इसको भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट मिल सकता है। तो ये आपका देखिए, इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, है ना। करें कि इतना प्रयोग कम, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। बाकी इधर तो कोई, है ना। यहाँ देखिए करें फोरक संख्या 13 मान गई, लेकिन 13 नहीं 11 ही हैं, 11 है फोरक संख्या, न कि 13। ये यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग सर्च करके नेट पर भी देखेंगे तो आपको 11 ही देगा। इसमें वो जो है ना लास्ट वाला अंग, उसको भी वो काउंट कर ले रहे होंगे, तो 13 बता रहा हूँ, बट अब इसको नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको 11 ही मिलेगा। अब ये आपका हरफ स्वर, दीर्घ स्वर, तो ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं। हरफ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो हरफ स्वर होता है। दीर्घ में जिनके उच्चारण में हरफ से अधिक समय लगता है ना, 2 मात्रा का, तो आपका दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, तो ये आपका दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर होता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे आप बोलेंगे अगर ओम, तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगता है, लगभग 3 गुना समय लगेगा उसे, है ना, तो
ये आपका प्लुत स्वर में आ जाएगा। अब देखिए ये है आपका, ये है अग्रस्वर। अभी हम लोग पीछे किए हैं ना अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई ए ऐ, ये आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा विशेष करके, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका अग्रस्वर में आता है। मध्य स्वर में और जो है ये मध्य स्वर में आता है। पश्च स्वर में क्या आता है, पश्च स्वर वाला आ उ ओ औ और आ, ये आपका पश्च स्वर में आता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। हम लोग पीछे कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। विवृत क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ आप बोलेंगे, तो ये तो हम लोग पूरा मतलब कर चुके हैं ना। अब देखिए ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। जैसे नासिक्य या फिर नासिका या नासिक्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका, तो ये आपका नासिक्य है। और दंत मूल में कौन कौन सा आता है, र और ल, र और ल ये दंत मूल है आपका। दंत में कौन कौन आएगा, त वर्ग जो है और फ, ये आपका दंत में आता है। त वर्ग और फ ये आपका दंत में है। दंत प्लस ओष्ठ में कौन आएगा, व, ये दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ में व आता है आपका। ओष्ठ में कौन आएगा, ओष्ठ, उ और प वर्ग ये जो है आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और ओष्ठ प्लस कंठ के अंतर्गत कौन आएगा, ओ औ आ, तो ये आपका ओष्ठ प्लस कंठ है। तो पीछे हम लोग इसको पूरा देख चुके हैं ना। अब देखिए ये आपका मूर्धा, तो मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन आएगा, यानी मूर्धन्य री ट वर्ग और प्लस मूर्धन्य स्व, ये आपका मूर्धा में है। फिर तालु में कौन कौन सा है, ई, फिर च वर्ग प्लस य और फ, ये आपका तालु के अंतर्गत आता है। कंठ के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मतलब कंठ प्लस तालु, तो कंठ प्लस तालु होता है आपका ए और ऐ। ए कंठ प्लस तालु कौन कौन है, ए और ऐ, ये आपका कंठ प्लस तालु है। और उसके बाद कंठ में कौन कौन आएगा, तो ये आपका अ आ अह है ना, आ अह और क वर्ग और प्लस ह, ये आपका कंठ में आ जाएंगे, है ना, कंठ में आ जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिए कि निर्नुनासिक क्या होती हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है ना, जैसे अ आ ई आदि, ये आपके निर्नुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो ये आपके जो है ऊपर चांदबिंदी जो लगी हुई है, जैसे आ ये आपके अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर, है ना। तो और क्या आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ये देख लीजिए एक बार, जैसे कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, हम पीछे करा ही चुके हैं सब कुछ कि पूरा आपका क वर्ग जो है। तालव्य में कौन कौन आता है, च वर्ग जो है ना, तालु मतलब चालू करके बताया था ना, तो ये वाला पूरा आपका तालव्य में आता है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य में कौन कौन आएगा, ट वर्ग जो है ये मूर्धन्य में आ जाएगा। दंत में कौन आएगा, त थ द ध न, ये आपका दंत में आ जाएगा। उसके बाद ओष्ठ में प फ ब भ, ये फॉर्म पीछे करा चुके हैं पूरा। और देखिए ये आपका घोष अघोष वाला, तो देखिए अघोष क्या होता है, यहाँ पे पूरा डिफिनेशन दिए हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, है ना, जिनको आप बोलेंगे तो कंपन न हो। जैसे पहला मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि आप बोल के अगर देखेंगे ना, तो क ख अगर आप बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा ज़्यादा, है ना, क ख, तो वो आपका अघोष होता है। और फघोष क्या होता है, घोष या फघोष, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। जैसे आप बोलिए ग घ अंग, तो इसमें कंपन होता है, तो जब कंपन होगा आपका तो वो घोष या फिर फघोष हो जाएगा। अब ये आपका अल्प प्राण क्या होता है, कहें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी जब कम हवा निकलती है तो अल्प प्राण होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग तरीका से भी जान चुके हैं कि पहला तीसरा पांचवा, यानी पहला अल्प, प लेफ्ट में आ रहा है ना, अल्प प मतलब पहला, तो पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण में आता है। महाप्राण में कौन आता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है वो आपका महाप्राण होता है। जैसे आपका करें कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये आपका महाप्राण होते हैं। हम लोग पीछे कर चुके हैं सब ना पूरा, हम एक बार दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए, यहाँ से भी रिवीजन हो जाए।
देखिए ये आपका जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, य र ल व, ये अंतःस्थ व्यंजन है ना, य र ल व, हम लोग सब कुछ पीछे कर चुके हैं, तो ये अंतःस्थ व्यंजन है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका अर्धस्वर भी हम लोग पीछे कर चुके हैं पूरा, य और व मिला था ना अर्धस्वर, तो य और व अर्धस्वर में। लुंठित व्यंजन भी हम लोग कर चुके हैं, इसको बताया था ना कि रफ़ी को लुढ़ेर कर बनाया जाता है, मतलब लुंठित करके बनाया जाता है रफ़ी, तो लुंठित व्यंजन र है ना यहाँ पे। और देखिए और यहाँ पे क्या 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 है, देखिए ल पार्श्विक व्यंजन हम लोग पीछे इसको भी कर चुके हैं, पार्श्विक तरीका भी हम बताए थे याद करने का, तो ये ल जो है ये पार्श्विक में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो ये आपका उष्म या फिर फंगर्फी व्यंजन, तो हम इसको भी बताए थे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या फिर रगड़ खाकर निकले और उष्मा यानी गर्मी पैदा करे। इसमें क्या होता है कि जो उष्म व्यंजन होते हैं, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और उष्मा अवलिक गर्मी पैदा करे, वो आपका उष्म या फिर फंगर्फी व्यंजन होता है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे बचा, देखिए ये है आपका फ, तीनों फ और ह, इसको हम बताए थे ना आप लोगों को, तो ये है आपके उष्म या फिर फंगर्फी व्यंजन। अब ये है आपका उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, इसको भी हम लोग पीछे कर चुके हैं। उच्छिष्ट व्यंजन करें कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। तो परिभाषा आप लोग नहीं याद करना है किसी का, बस एक बार परिभाषा समझने के लिए है, बाकी परिभाषा नहीं रटना है। एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, बाकी अलग अलग ऑप्शन कहेंगे कि इनमें से उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, पहचानिए। तो आप जानते रहिए कि ड और ढ जो है ये उच्छिष्ट व्यंजन है। और बाकी ये देखिए इसको तो पहचानने के लिए दिए हैं। तो ये आपका लुसेंट से भी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था लगभग हम लोग कर चुके हैं। एक बार यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अनुस्वार क्या होता है, ऊपर एक बिंदी लगी हुई है तो ऐसे ये अनुस्वार होता है, और विसर्ग तो आप लोग जानते ही हैं, ये आपका विसर्ग है। और देखिए ये आपका क्या है, देखिए संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन, जैसे छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ और फ्र, ये संयुक्त व्यंजन है, किस किस से मिल के बने हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पीछे इसको भी कर चुके हैं, है ना। तो लुसेंट से भी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था लगभग हम लोग कर चुके हैं। अब इसका हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, देखिए ये आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, दिख रहा है नहीं, तो ये आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका आंसर होगा डी वाला, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण। अब ये आपका वर्णमाला कहते हैं, कह रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये सब फास्ट हम लोग कर लिया जा रहा है। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये आपका क और ख जो है ये कंठ ध्वनियाँ हैं, हम लोग पीछे ये सब कर चुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन हम लोग पीछे कर चुके हैं पूरा ये सब। तो देखिए ट ठ ड ढ वाला जो वर्ग है ना वही तो मूर्धन्य होता है, तो ड और ढ ये मूर्धन्य में आ जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करें आपसे, कह रहे हैं कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण हम बता ही चुके हैं कि ए जो है पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, तो अब इसमें छांटिए आप पहला तीसरा पांचवा में कौन आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी पहले नंबर पर क आता है, फिर तीसरे नंबर पर ग, तो यही हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए आगे देख लीजिए, ये है आपका कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, कह रहे हैं कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहे हैं निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, छठा में इसका हो जाएगा बी वाला। और देखिए ये है, फिर उसके बाद आपका है, कह रहे हैं कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए जो है वर्ण क्या कहलाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कंठोष्ठ है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, कंठ प्लस कंठोष्ठ कह रहे हैं, कंठ और तालव्य, यानी कंठ तालव्य होगा, क्योंकि ये किसे मिल के बना है, तो ए और किसे बन बना है, ई ना, तो अ जो है आपका कंठ से बोला जाता है और ई जो है तालु के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपका ये मतलब
कंठ तालव्य हो जाएगा। देखिए ये आपका कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है, अयोगवा कौन सा हो जाएगा, ये आपका हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8वां का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी वाला, डी वाला है ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में बताइए कि द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में क्या हो जाएगा, 9वां का क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि आधा ल और पूरा ल इसमें हलंत होता है, मतलब एक ठो हलंत रहेगा और एक ठो पूरा, तो इसलिए इसमें आधा ल एक ठो है, एक ठो पूरा ल है, तो ये आपका दिल्ली वाला जो द्वितीय हो जाएगा। अब देखिए ये आपका, देखिए ये आपका करें कि इतना व्यंजन कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग पीछे कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा संघर्षी, क्योंकि इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे करके याद कर लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी तो रीजन बता ही रहे हैं कि मतलब घर्षण होता है, ये सब है, गर्मी ज़्यादा निकलती है ना। बाकी देखिए ये आपका 11 वाला कि निम्नांकित करें कि निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, इसमें क्या हो जाएगा 11 वाला, ये आपका 11 वाला, 11 का ए हो जाएगा, यानी ये वाला ख और ग। देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर, 12 का आंसर होगा सी वाला। कैसे होगा, तो इसको अब घोष वर्ण कौन कौन सा होता है, आप लोगों को पता है कि तीसरा चौथा और 5वां जो है ये घोष वर्ण होते हैं, और पहला दूसरा अघोष होते हैं, क्योंकि दौड़ हो रही थी तो उसमें जो पहला दूसरा आया था उसको अघोषित कर दिया गया, तीसरा चौथा 5वां को घोषित कर दिया गया। तो अब इसको आप करेंगे तो आप पढ़िए प फ ब भ म, है ना, प फ ब भ म, तो 5वें नंबर पे आ रहा है, इसलिए घोष वर्ण होगा। फिर कह रहे हैं कि कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये है आपका देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी वाला, अरबी फारसी। फिर आपसे कह रहे हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, कह रहे हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर कह रहे हैं कि 6 जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो इसको हम लोग बता ही चुके हैं, 16 का क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। और देखिए हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसमें आप लोग गलत कर सकते हैं, इसको आप लोग जानिए कि ये क के बाद आएगा, क्यों, क्योंकि क जो है क और फ मिलकर के बनता है ना 6, तो इसलिए जो क है ये होगा इसका आंसर। अब देखिए ज्ञ करें कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, तो अब इसमें ज्ञ आपको बताना है कि ज्ञ जो है ये किसके, ज्ञ वर्ण जो है ये किससे मिलकर बना है। 18 का क्या हो जाएगा, ज और य से मिलकर के बना है। अब देखिए ये कह रहे हैं आपका कि अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण कौन सा है, इसमें क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका डी वाला, है ना, क्योंकि इनको हम बताए थे ना कि इनको बोलने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो इनको अघोषित कर दिया गया, तो तीनों फ ये जो है अघोष में आते हैं, हम बताए थे ना इनको कि ये अघोष में आते हैं। अब देखिए ये है आपका घ, कह रहे हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा 20 वाले का, 20 का क्या होगा, 20 का आंसर हो जाएगा कंठ। क वाला वर्ग जो है उसी के अंतर्गत आता है, क ख ग घ, तो कंठ वाला आपका होता है, तो हो जाएगा आपका। देखिए कह रहे हैं कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन मतलब जो मिलकर बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये दंत्य थोड़ी है, तो मूर्धन्य में आता है ट वर्ग ना। तो अब देखिए ये आपका 23 वाला, कह रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं,
करें जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर होगा डी, अकारांत, है ना। अब ये है आपका 24 वाला, ये है 24 वाला, कह रहे हैं कि छ जो है ये किस वर्ण के योग से बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? क और मूर्धनी फ। अभी पीछे भी मिला था तो हम इसको बताए थे ना, क और मूर्धनी फ मिलकर बना है क्षत्रिय वाला छ। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 25 वाले में डी दे रहे हैं 13, लेकिन आप लोग एक बार नेट पर सर्च करिएगा, अलग किताब में देखिएगा तो इसका आंसर 11 ही सही होगा, है ना। फिर उसके बाद है आपका 26 वाला कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो 26 का क्या हो जाएगा? ये जो है स्वर नहीं है। तो ये हो गया था ना 26 का, ये आपका यह। फिर उसका 27 था आपका कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? करें कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा 27 का? 27 का आंसर होगा डी वाला। भाई ये तो कंठ के अंतर्गत आएगा ना, तो ट वर्ग के अंतर्गत कहाँ आएगा? उसके बाद करें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 28 का आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल ही है 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब ये आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का आपका ए वाला हो जाएगा, आ, है ना। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन आयोग हुआ है? 30 वाला। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर होगा आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। 30 का आंसर होगा ए वाला, और जो विसर्ग है ना उन्हीं को आयुग्वा कहा जाता है। और ये है आपका छ जो है, करें कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? 31 का आंसर होगा आपका सी वाला, है ना, तालव्य के अंतर्गत आएगा। और देखिए ये आपका कि करें कि निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अच्छा ये ऊपर वाला समझ में आया ना, तालव्य के अंतर्गत क्यों है? तालव्य मतलब तालु मतलब चालू, बताया था ना, तालु मतलब चालू, तो चालू मतलब च छ ज झ, तो ये जो छ वाला छ है उसी के अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए तालव्य होगा, है ना। अब देखिए करें कि निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 32 वाले का ये मूर्धन्य वाला फ, ये संयुक्त नहीं है ना। आप लोग गलती कर देते हैं कभी कभी, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये है आपका क्षत्रिय वाला छ है, त्र है, ज्ञ है, फ्र है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसको आप लोग विशेष करके याद रखिएगा। और देखिए ये आपका 33 वाला करें कि तालव्य व्यंजन है, तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा तालव्य मतलब तालु मतलब चालू, चालू मतलब च छ ज झ, तो ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये आपका 34 वाला कह रहे हैं कि यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? तो यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका आंसर क्या होगा 34 का? 34 का आंसर होगा सी वाला। उसके बाद ये है आपका कि अनुनासिक का संबंध होता है, अब बताइए इसको क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से, यानी सी होगा इसका, है ना। ये है आपका कि निर्नुनासिक व्यंजन कौन से हैं? निर्नुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर होगा वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के जो पंचमाक्षर हैं वो आपके निर्नुनासिक कहलाते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी आप दे रहे हैं? यहाँ पे 11 दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे कितनी दे रहे हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, और इससे पहले कितना दे रहे थे? 13, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ही है। अब देखिए ये आपका कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ दोनों का जिसमें प्रयोग हो, कंठोष्ठ, तो इसमें
ये और दे रहे हैं, और मतलब कंठ से होगा, र इसमें थोड़ा हम श्योर नहीं है, इसमें कंठस्थ में और कैसे होगा। और देखिए क्योंकि अ तो कंठ से है, समझ में आ रहा है, लेकिन र जो है ओष्ठ ओष्ठ से कैसे आएगा। अब देखिए 39 वाला देखते हैं हम लोग कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो इसका 39 में क्या हो जाएगा, ये आपका 39 में आपका हो जाएगा डी वाला, ये ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। 40 है आपका कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर करें कि कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, है ना, कंठ फिर तालव्य, पहले कंठ फिर तालु फिर वर्त फिर दंत फिर ओष्ठ, तो लास्ट में आपका ओष्ठ आता है। सबसे पहले कंठ आएगा, कंठ के बाद फिर तालु फिर वर्त फिर दंत, दंत के बाद फिर ओष्ठ, ओष्ठ सबसे लास्ट में आता है ना। तो ये आपका क्रम है, यानी 40 का ए हो जाएगा। 41 है आपका, ये आपका कि प्रयत्न के आधार पर ल जो है ये किस प्रकार की ध्वनि है। हम बहुत बार इसको बता चुके हैं कि ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका क्या होगा, पार्श्विक। कोई सामान किसी को दे रहा था तो कहें कि ल मतलब, तो कहें कि पास आकर के दो, तो ल यानी पास मतलब पार्श्विक। तो ये जो ल है ना ये पार्श्विक है। अब ये आपका आदित्य पब्लिकेशन किताब, एक बार यहाँ से आप लोग पूरा इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन मूल दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे आ, ई और ऊ, ये जो तीनों दिए हैं ना, आ, ई और ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। लेकिन हाँ, तो ये हो जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, स्वर और फिर व्यंजन। याद कर रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो लघु या ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ या गुरु होता है, और एक जो है संस्कृत में प्लुत जो होता है ना, इसको भी लिया जाता है ना। तो जैसे संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर तीसरा जो है वो भी माना जाता है उसको, जैसे जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, जैसे प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर होता है संस्कृत में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको 3 आप ले सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे ओम, तो 3 गुना समय लगता है इसको बोलने में, तो इसलिए प्लुत वाला भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो संस्कृत में विशेषता होता है, लिया जाता है। उसके बाद चौथा वाला आपका, चौथा था कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के, है ना। अब जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो जो जिह्वा के आधार पे होता है ना आपका, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हम लोग पीछे कर चुके हैं ना, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो जिह्वा के आधार पर करें कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद है आपका कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन, ऐसा हम इसमें श्योर नहीं है, क्योंकि एक से अधिक वर्ण कह रहे हैं ये। तो वर्ण में तो आपका जैसे जो संयुक्त स्वर हैं वो भी तो उसमें आ जाएंगे फिर। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को आप व्यंजन कैसे कर देंगे, ये मतलब थोड़ा इसमें डाउट है। डाउट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ण यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन करना थोड़ा मतलब नहीं सही लग रहा है। ये आपका छठा वाला करें कि ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छठा वाले का, तो ये हो जाएगा इसका। देखिए आंसर तो दे दिए हैं, लेकिन आपको समझना है कि जो च वर्ग है ना आपका, च छ ज झ य, ये आपका च वर्ग प्लस ई और प्लस य और फ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। य और फ ये आपका तालव्य में आता है, य और फ भी आपका तालव्य में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो तो दिए हैं आंसर। अब उसके बाद 7वां वाला देख लीजिए, था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां का,
सातवां का ये तो आंसर यहाँ दे दिए हैं, लेकिन आप जानिए कि आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था, मतलब तो इसको वो तो आपको पता ही है ना, स्वर हो जाएगा। अब देखिए करें कि निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, निम्न में दीर्घ स्वर है होना चाहिए, ये गलत दे दिए हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो तब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ई बड़ी ई है ना। अगर इसका होता कि निम्न में दीर्घ स्वर है तब इसका बड़ी ई होता, क्योंकि जो है ये डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन है, वीडियो वाला जो एग्जाम हुआ था ना, पेपर हमारे पास है, तो इसमें ये नहीं है, गलत दे दिए हैं, इसका ये होना चाहिए कि निम्न में दीर्घ स्वर है, तब ये वाला आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये आपका करें निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं यर लव है ना, तो यर लव आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर अब देखिए ये आपका कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है, जो पहला तीसरा पांचवा होता है, तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर पे ग आएगा, तो इसका आंसर ये ग हो जाएगा है ना। अब देखिए ये आपका 11 नंबर पे 11 नंबर कह रहे हैं कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ज। क्यों होगा, घोष वर्ण कौन कौन से हैं, ये कितना बार हम बता चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वो आपका घोष वर्ण है। तो अब देखिए तीसरा, अब इसमें काउंट करिए आप, च छ ज, तो तीसरे नंबर पे ज आ रहा है ना, तो इसलिए घोष वर्ण होगा ज। फिर कह रहे हैं कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण इसका आंसर तो दिख ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो ऊ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ओष्ठ वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो जो आपका प वर्ग है, पूरा पूरा प वर्ग और ऊ यही तो होते हैं ओष्ठ वर्ण, कौन कौन, प वर्ग और ऊ, तो ऊ जब ओष्ठ में है तो ऊ जो है ये आपका ओष्ठ में आ जाएगा। अब देखिए काकल्य वर्ण कौन सा है, अब इसको आप लोग जानिए, 13 वाला काकल्य वर्ण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ह, यानी आधा होता है, वैसे तो आधा ये काकल्य वर्ण में होता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि य जो है य का उच्चारण स्थान है, यही हम कह रहे थे कि इस पे देखिए आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर खूब मिलेगा, तो इसको हम बता चुके हैं ना, य का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, य का जो है क्या हो जाएगा, तालु, यहाँ भी होगा तालु, देखिए तालु है ना, तालु क्यों है, क्योंकि तालु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो च वर्ग प्लस ई प्लस य फ, तो ये आपके तालु के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए यह जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है तालु में आ जाएगा है ना। अब देखिए र, कह रहे हैं कि र का विवरण है, र जो है र का विवरण, तो 15 का क्या हो जाएगा, र का विवरण क्या हो जाएगा, र जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ के अंतर्गत आता है ना यर लव, उसके बाद उष्म के भी अंतर्गत आता है, तो अब इसमें ढूंढिए आप कि जो है किसके किसके अंतर्गत आएगा, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण के भी अंतर्गत है ना। आप देखिए कि आता है कि नहीं आता, आप इसको ढूंढिए इसमें है ना, तरह का विवरण ए वाला ये दे रहे हैं है ना। ऐसे ही है कि अंतःस्थ अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने मतलब कितने हैं, तो इनकी संख्या कर रहे हैं कि कितना हो जाएंगे, तो संख्या कितने हो जाएगी भाई, 4 ठो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ठो उष्म व्यंजन होते हैं, तो 8 हो जाएगा, सिंपल था। और ये आपका करें दृग, दृग का विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा, द और री मिलकर के द्री बनेगा, आधा ग और अ मिलकर के ग बन जाएगा, तो दृग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि फघोफ वर्ण कौन सा है, इसमें देखिए कह रहे हैं कि फघोफ वर्ण कौन सा है, तो फघोफ वर्ण क्या हो जाएगा इसमें, फघोफ वर्ण ब हो जाएगा। अब फघोफ वर्ण क्या होता है ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे इतनी देर में है ना। अब देखिए उष्म व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ह जो है ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों जो फ हैं वो आते हैं उष्म व्यंजन में, और ह जो है ये भी उष्म व्यंजन में आता है ना, तो ह जो है ये उष्म व्यंजन हो जाएगा आपका। उसके बाद उद्यान, तो वर्ण विच्छेद इसको आपको करना है ना। फिर उसके बाद देखिए कहना है कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, तो अब ट वर्ग में कौन कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ध कहाँ से ट वर्ग में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कहना है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है ना, तो कितनी हो जाएंगी 52, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी 52।
फिर कह रहे हैं कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे, तो ये क्या होंगे आपके, वो निर्नुनासिक होते हैं, निर्नुनासिक स्वर, है ना। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अर्ध 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 विवरित स्वर हैं। अर्ध विवरित स्वर कौन सा है, तो इसमें अर्ध विवरित जो है ये आपका अय जो है ये अर्ध विवरित स्वर है। उसके बाद देखिए ये आपका कह रहे हैं कि सभी अस्पर्श व्यंजन, सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क च प द। अस्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं पहले ये जानिए ना। तो अस्पर्श व्यंजन आपका क से लगा करके और कहाँ तक होता है, प तक, प फ ब भ म, है ना, प वर्ग तक। तो आपका अस्पर्श व्यंजन तो इसमें आ जाएगा प वर्ग वाला तक। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25 है। ऐसे ही आप देखिए ये आपका कि सभी जो है सभी अस्पर्श व्यंजन हो गया ना, ये आपका कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे, दूसरा चौथा महाप्राण होता है ना। तो इसमें देखिए कि कौन सा है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद च के बाद छ आता है दूसरे नंबर, ट के बाद ठ आता है दूसरे नंबर पे, तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। ऐसे ही आपका छांटना है। अब आप लोग इसको करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।